नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज बात होगी एटीएस के सामने बड़े-बड़े मुँह खोल देते हैं। तो पिछले दिनों पकड़े गए जैश के स्लीपर हैंडलर ने अब कई सारे राज खोले हैं। इतना ही नहीं, उसकी निशानदेही पर अब और भी पकड़-धकड़ हो रही है। बड़ी बात ये है कि उसने ऐसे राज खोले हैं कि एटीएस के अफसरों के भी होश उड़ गए हैं। सारी रिपोर्ट अमित शाह जी के पास पहुंच चुकी है। दूसरे, अभिषेक बनर्जी अब विदेश नहीं जा सकेंगे। उन पर तो लुकआउट नोटिस से भी कड़ा और बड़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। तो इसे समझते हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं कोलकाता से अगेन उदय भानु बनर्जी सर। सर बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार मैडम, नमस्कार आपके सारे दर्शकों को भी। सर, जैश के हैंडलर ने तो इतने सारे राज खोले हैं कि एटीएस के अफसर भी हैरान हो गए हैं और उसकी निशानदेही पे अब देखिए कैसे पकड़-धकड़ हो रही है। कैसे देखते हैं? मैडम, ये आदमी जो है ये जैश का हैंडलर है और इनका आका कौन है? सज्जद भट्टी। इनके नाम पुलवामा अटैक में आया था कॉन्स्पिरेसी के हिसाब। अब ये भाई साहब हमारे यहाँ पश्चिम बंगाल में क्या कर रहे हैं? इनको पहले तो पकड़ा गया है बर्दवान में एक रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में, और वो भी जिम के टाइम में। मतलब ये देखिए अभी आतंकवाद भी जो है अभी कितना इनके जिंदगी कैसे बढ़ गई, बदल गया। ये भाई साहब जिम कर रहे थे, उसी टाइम में जाके एंटी टेररिस्ट स्क्वाड आके इनको पकड़ा। अभी पकड़ा तो इसके पीछे का कारण क्या, इन्वेस्टिगेशन और कैसे इसको ट्रैक किया, वो मैंने आपको 2 लाइन में समझा देता हूं। हावड़ा का अभी जो पश्चिम बंगाल में जो इलेक्शन चुनाव हुई थी, उसमें हावड़ा सदर से जीत के आए थे उमेश राय करके एक बीजेपी के नेता। उनके पास एक थ्रेट कॉल आते हैं फोन से, जो हम पाकिस्तान से फोन कर रहे हैं, हम आपको बेटा को उठा लेंगे अगर आप इतना पैसा नहीं देंगे। तो उन्होंने जो करना था, कोई भी आम आदमी वही जो करते हैं वो भी वही किया, जाके थाने में एक एफआईआर दर्ज किया। फिर जो है हावड़ा पुलिस उसको छानबीन शुरू किए और उस केस में ऐसे ऐसे चीज उनके हाथ लगी जो ये केस सीधा एंटी टेररिस्ट स्क्वाड में गया। अब एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का अगर आप पूछिए तो इसका करीब 1.5 महीने के अंदर ये बहुत बड़ा सक्सेस है। वेस्ट बंगाल में एटीएस नहीं था, वेस्ट बंगाल में जो था वो एसटीएफ था, स्पेशल टास्क फोर्स। और स्पेशल टास्क फोर्स का भी बहुत सारे काम होता है, उसमें ये लोग पकड़ते हैं जितना ये घुसपैठी होता है या जो भी आतंकवाद से रिलेटेड, बॉर्डर को रिलेटेड ये लोग करते हैं। एटीएफ का जो है ये हुई, अमित शाह जी जब पिछले बार कलकत्ता आए थे, उसी टाइम में एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस के सारे ऑफिसर, सारे पुलिस, वेस्ट बंगाल पुलिस, कलकत्ता पुलिस, जितने बड़े ऑफिसर है आईबी के, रॉ के, सबके साथ मीटिंग किए थे और इनके साथ एक कोऑर्डिनेशन के प्रस्ताव दिए थे और उन्हीं के हाथ से ये एटीएस के चुने हुए कुछ ऑफिसर से बनाया गया था। और 1.5 महीने के अंदर आप नतीजा देख रहे हैं। ये आदमी था, इनका नाम है हमीम मंडल। ये हावड़ा के निवासी है। देखिए कैसे कैसे तार हम जुड़ेंगे इसके। तो हम चाहेंगे आप और सारे दर्शक जो अंत तक इसको देखिएगा, बड़े दिलचस्प आपको सुनने में आएगा इंफॉर्मेशंस। उमेश राय हावड़ा के एमएलए है। हमीम मंडल जिसको पकड़े हैं, अरेस्ट किया, वो भी हावड़ा के निवासी है। उनका एक फैमिली बिजनेस है जो होशियारी या कपड़े वपड़े जो होते हैं ना, उसके एक काम होता था। तो अभी शुभेंदु जी का एक जो इलीगल कंस्ट्रक्शन पे जो इनका जो
अभी बहुत कड़ा कार्रवाई चल रहा है, इसके चलते इनके दुकान बंद हो गया था। इसके लिए ये कहा ना, ये स्टोरी इन्हीं के पास से जो एटीएस को सुनने में आया, तब ये जाके बर्धमान में अपना रेसिडेंटशिप किया। तो कोई भी कर सकता है, लेकिन मैडम इनके पास जो डिजिटल एविडेंस और जो सारे लैपटॉप वगैरह मिले, उसके पता चला जो इनके व्हाट्सएप चैट और दुनिया भर के चैट जो है वीपीएन यूज करते हैं, जो यूजुअली ट्रेस नहीं होते हैं और नॉन एनक्रिप्टेड मैसेजिंग के बाहर ये सारे मैसेजिंग एनक्रिप्टेड होता है, जिसको सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ब्रेक करना वो आसान चीज नहीं है, वो सिर्फ यही इंटेलिजेंस एजेंसी कर सकते हैं, उनके पास वो टेक्नोलॉजी है। तो पता चला इसका सीधे तार जुड़ता है किसके साथ, जस्ट सज्जाद भट्ट की गैंग के साथ। सज्जाद भट्ट एक ऐसा नाम है आतंकवादी में जिनके नाम सीधा जो है पुलवामा के जो हुआ था इंसिडेंट उससे जुड़े हुए है और मोस्ट वांटेड लिस्ट में है इंडिया के। अभी ये तो ये एक तरफ के बात, दूसरी तरफ क्या पता चला, जो ये हम नहीं कह रहे, ये जो एटीएस के चीफ है उनके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वही मैं आपको वर्णना दे रहा हूं। इसके पहले राजस्थान के श्री गंगानगर में एक फैक्ट्री में एटीएस ने एनआईए ने छापा मारी थी। वहां पे बहुत सारे जो है पुलिस के वर्दी मिले थे, मतलब ऐसे पुलिस के वर्दी जो है वो आपको आम मार्केट में नहीं मिलती है, वो पुलिस का अपना एक रजिस्टर्ड फैक्ट्री है, वहीं से बन के आती है, सारे स्टेट में ऐसा ही है और बड़े सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, ऐसे कोई भी चाहे कपड़े के दुकानदार उसको बेच नहीं सकते या बना नहीं सकते। अच्छा, एक तो ये हुआ, ये कब हुआ, आज हो गया 6 तारीख को, इससे एग्जैक्टली 15 दिन पहले ये छापा पड़ा श्री गंगानगर में। उसके बाद आइए गुजरात में, गुजरात से 8 टेररिस्ट आतंकवादी को पकड़ा गया। ठीक, उसके बाद तीसरा सिलसिला है ये वेस्ट बंगाल के ये पकड़ा जाना। ये क्या करते थे, इनके ऊपर क्या इनका काम था, वो शुभेंदु अधिकारी का सारे मूवमेंट, उसका लोकेशन, ये सब पता करने का और रेकी करने का। तो इसके लिए इन्होंने राजारहाट में शुभेंदु अधिकारी का जहां निवास है उनके पास एक घर भी लिए थे किराए पे। अभी हुआ क्या मैडम, अभी जैसे सांप सपोले अगर घर में रह जाता है तो क्या करते हैं आदमी, कार्बोलिक एसिड देते हैं ना, उससे सब बाहर आते हैं। तो शुभेंदु जो कार्बोलिक एसिड छिड़कना शुरू किए ये वेस्ट बंगाल बॉर्डर को लेकर के, घुसपैठियों को लेकर के, तो ये लोग तो सब वहीं से आए हैं और उल्टा सीधा काम में लिप्त थे। अभी ये भागने की कोशिश में है, जिसका भी रास्ता बंद है। तो ये सब अभी बहुत सारे ये निकलेंगे, इसका स्लीपर सेल हैंडलर ये बहुत वेस्ट बंगाल में बहुत सारे हैं। आप एसआईआर के टाइम में देखे थे, अब सारे दर्शकों को मालूम है, पूरा भारतवर्ष में मालूम है, जो पश्चिम बंगाल है आतंकवादी का एक ट्रांजिट एरिया। यहाँ पे बांग्लादेश बॉर्डर होके, नेपाल होके, नॉर्थ ईस्ट से सब आके यहाँ रहते हैं कुछ दिन, उसके बाद ये सारे इंडिया के चारों तरफ भाग जाते हैं और तब तक इनके हाथ में फेक आधार कार्ड, वोटर आईडी, ऐसे कि पासपोर्ट तक, इंडियन पासपोर्ट भी इनके पास पहुंच जाता है। ये है हमारा सिस्टम अब तक जो चलते आ रहा था। अभी शुभेंदु जी ने ये सब किया तो नेचुरली उसके तो टारगेट होगा ही, और उसके बाद शुभेंदु से तो एक वर्ग बहुत नाराज है। आज बताइए पूरा पश्चिम बंगाल में देखा गया मस्जिदों से माइक जो है आजान का वो सब उतारा जा रहा है, और कौन उतार रहे हैं, खुद जो वहां की इमाम लोग हैं सब उतार रहे हैं। तो इनके तो अभी बहुत पेट में दर्द है। इसके बाद भी बड़े दिलचस्प बात, हमी मंडल अरेस्ट, उसके बाद एक अरेस्ट हुई एक इनके गर्लफ्रेंड जिनका नाम है अर्पिता सरकार। ये कहां से अरेस्ट हुई, ये अरेस्ट हुई साहेबगंज, जो बिहार, बंगाल, झारखंड और बंगाल का बॉर्डर पे आते हैं। और तीसरा आदमी
एक कॉलेज का लड़का आदित्य सिंह जो हावड़ा से अरेस्ट किया, और फिर इनको पता चला आदित्य सिंह एक्चुअली वही जिन्होंने कॉल किए थे उमेश राय को, जो आप अपना बेटे को हम किडनैप करेंगे। अब बताइए, हम लोग तो अभी तक जिहादी मौलवादी यही सब बात करते थे। अभी हमारे देश में मैडम कुछ दिन पहले आपने देखे जंतर मंतर में एक वर्ग बन गया है जो एंटी मोदी करते करते आज एंटी नेशनल, एंटी इंडियंस भी हो गए। इनके बहुत सारे गुस्सा है, बहुत सारे ये। देखिए, डेमोक्रेसी में ये सब चलता रहता है, लेकिन देश के खिलाफ काम करना एक बहुत बड़ा गुनाह है। आपके साथ हमारा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इसके कभी भी कोई देश के खिलाफ इसके लिए अभी डीआईजी एटीएस का कहना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हैं कि हमीम मंडल के पास से पुलिस का वर्दी मिले। और आप बता रहे थे कि ये जो वर्दियां ये कहाँ सिलवाई जा रही थी, और इनकी निशानदेही पे भी बहुत सारे लोग मिले हैं, उनके बारे में भी समझना चाहूंगी मैं। जी उदय यस मैडम, मैं बताया ना कुछ दिन पहले, 20 दिन पहले श्रीगंगानगर में पुलिस के वर्दी, तो ये इसके मतलब है एनआईए के पास पुख्ता खबर थी जो ये वर्दी कहां कहां गया है, ये उसी का एक तार है। उसके बाद ये डीआईजी साहब का कहना है जो पुलिस का वर्दी लग करके उन्होंने कन्फेशन में बताया उनका प्लान था जंतर मंतर में जाने का। अब आप समझ सकते हैं, आज पंजाब से 8 लोगों को हिरासत में लिया, और सबसे बड़े दुख की बात है सारे जो है माइनर, नाबालग, मतलब 15 साल 16 साल के बच्चे हैं। इनके पास से पिस्तौल, पेट्रोल बॉम्ब ये सब मिला, और इनको भी भेजा गया था जंतर मंतर पे दिल्ली में। इन्होंने कुछ नहीं कर पाया वो अलग चीज है, लेकिन भेजा गया था। तो यहाँ पे आप देखिए हमीम मंडल का प्लान चल रहा था, ये सब सामान इकट्ठा करके, और ये अर्पिता सरकार, आदित्य सिंह, अभी देखिएगा ऐसे बहुत सारे जो है बेकार जो है, जिसका कोई मतलब फ्यूचर नहीं है, जो पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं है, सारे वो कॉकरोच पार्टी में गए। इन लोगों में देखिएगा बहुत हिंदू लड़का और लड़की, इन लोगों को पैसा के लालच दे करके ऐसा काम कराया जाएगा देश के खिलाफ। और उदय सर, पंजाब से जो लोग पकड़े गए हैं वो क्या इन्हीं की निशानदेही पे पकड़े गए हैं? ये मैडम देखिए, जब से हमारे पास अभी पूरा कंट्री में, देश में, हम बहुत बार इसके पहले कह चुके हैं, सारे प्रदेश के जो है एंटी टेरर स्क्वाड जो है, ये पूरे इंटीग्रेटेड सिस्टम है जो इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ और एनआईए के साथ जुड़े हुए हैं। तो आज के दिन में एक स्टेट में अगर ऐसा कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी होता है और उसका तार और उसके पीछे और कौन कौन है उसको मदद देने के लिए, ये सारे पता चल जाता है। आज के दिन में क्या पता चला, जंतर मंतर के जो है जितना ये जो सो कॉल्ड प्रदर्शन जो है, इनके पीछे स्टूडेंट का परसेंटेज था 20 से 25%, बाकी सब जो है बाहर के है। और ये लोग कोई छात्र नहीं है, ये लोग सारे एंटी सोशल, क्रिमिनल, एंटी नेशनल्स टाइप के लोग सब है, जिनके ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट में भी बोल दिया इनके ऊपर पूरा कार्रवाई करो, ये स्टूडेंट हो ही नहीं सकता। तो ये भी जो है एक पश्चिम बंगाल में जो 3 को पकड़े हैं या पंजाब से पकड़े हैं, देखिए मकसद एक ही है इन लोगों का, पहुंचना है दिल्ली और पहुंचना है जंतर मंतर। अभी इनकी क्या इरादा क्या था, आपने नेपाल का जो एजिटेशन हुआ था पिछले साल, उसमें आपने देखे जो सारे स्टूडेंट जो है जेन जी जिसको कहते हैं, ये लोग सड़क पे आ गया क्या, नेपाल में डेमोक्रेसी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बहुत अच्छा, इन्होंने बहुत
तोड़फोड़ किए, पुलिस के ऊपर काफी पथराव वथराव गाड़ी, वही चीज जो जंतर मंतर में। फर्क सिर्फ इतना ही था, वहां पे पुलिस कई जगह पे फायरिंग करनी पड़ी पुलिस को। पुलिस फायरिंग में भी 2-4 मारे गए थे, और कुछ लोग मारे गए थे जिसके फोरेंसिक और ऑटोप्सी होने के बाद पता चला ये तो पुलिस का गोली ही नहीं है, ये तो किसी दूसरे की बंदूक से चलाया गया, या उसका दूसरे मतलब उस टाइप का कारतूस तो पुलिस के पास है ही नहीं। तो इसका मतलब एक ग्रुप, एक वर्ग जो है भीड़ में मिल गए थे, और उनके ऑब्जेक्टिव एक ही था, वो मॉब को इकट्ठा करके हिंसा भड़काओ। तो दिल्ली में भी पूरी प्लान थी मैडम ऐसा करने का, लेकिन कर नहीं पाए क्योंकि हमारे पुलिस फोर्स, इसीलिए जो है आप किसी दूसरे देश के साथ नहीं कंपेयर कर सकते, नेपाल या बांग्लादेश में जो हम लोग देखे, हमारे पुलिस फोर्स के पास ऐसे ट्रेनिंग होते हैं और ऐसे इनका जो धैर्य जो है, ये आखिरी तक कोशिश करते हैं भीड़ को इकट्ठा ना होने दे या गोली फायरिंग का ऐसा सिचुएशन ना हो। लेकिन उसके बाद भी कभी कभी सिचुएशन हाथ के बाहर चले जाते हैं, जैसे ये लोग सीधे जो है पार्लियामेंट पे धावा बोलने वाले थे। अब पार्लियामेंट का प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, कोई पुलिस कांस्टेबल या पुलिस के कोई ऑफिसर या डीएसपी एसपी वो नहीं ये करते हैं, वो डायरेक्ट होम मिनिस्ट्री से डायरेक्टर ऑफ सिक्योरिटी सर्विस डिसाइड करते हैं। और जो उस पार्लियामेंट में जहां पे हमारे देश में ऑलरेडी हमला एक बार हो चुके हैं, तो अभी जो है मैडम ऐसे बहुत सारे चीज होंगे। और हम तो हमेशा याद करते हैं जब भी ये डिस्कशन में हमारा बुजुर्ग बड़े भाई जो है मोहम्मद सलीम उर्फ योगेंद्र यादव को, जो बोलता है अभी पार्लियामेंट जो है सड़क पे चलेगी, मन देश में कोई संविधान में कोई जरूरत नहीं है। और अब देखिए, हम बात कर रहे थे अभिषेक बनर्जी की, इनको तो ऐसा हाल कर दिया है अदालत ने कि लुकआउट नोटिस जो होता है उससे भी बड़ा और कड़ा आदेश हो गया है। मतलब लुकआउट नोटिस में तो आपको सीधे बोल देते हैं ना कि नहीं जाना, लेकिन इनको तो, इनके लिए तो सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। मैडम उस पॉइंट पे मैं आता हूं, इससे पहले मैं बता देता हूं एक बार, जो डीएसपी जो एटीएस का किया, उन्होंने 3 मॉड्यूल एक्चुअली उन्होंने आइडेंटिफाई किया। जी। एक मॉड्यूल तो जो है वो स्लीपर सेल वाला, ये तो हम लोग जानते हैं, जिसके तार सीधा जो हैंडलर पाकिस्तान से या बांग्लादेश से या बाहर के देश से जो आते हैं, हमारा दुश्मन देशों के साथ इनके तार जुड़े रहते हैं। दूसरे मॉड्यूल जो है वो है, अब देखिएगा बहुत सारे अभी ईआरएस में हिंदू लड़का लड़कियों का नाम आएंगे, और उसके अब कुछ सबको पता नहीं चलेगा। आज जो है पूरी मुस्लिम वर्ल्ड में बहुत बड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया। लोग डरते हैं इनको किराया देने में, लोग डरते हैं इनके साथ काम करने में, बल्कि लोग डरते हैं इनसे कोई डिलीवरी लेने में, क्योंकि ये अपने आप खुद को इस हालत पे ले आए, किसी को ये सब करने की जरूरत नहीं हुई। और तीसरे जो मॉड्यूल उन्होंने किया वो है बीजेपी या आरएसएस का लीडर, बड़े नाम जो है इनको टारगेट करो, इनको किडनैप करो, और उनके बदले में ये जितने जेल में ये स्लीपर सेल बांग्लादेशी और यहाँ के रोहिंग्यास सारे जो अभी अरेस्ट होके जेल में है, इन लोगों को बार्गेन में छुड़वाओ। ये 3 मॉड्यूल इन्होंने बताया। अभी मैं आता हूं मैडम आपका जो सवाल अभिषेक बैनर्जी तो बहुत बड़ा गड्ढे में पड़ गए। लेकिन आपने ये जो बात बताई है कि ये बार्गेनिंग करने वाले थे, तो बहुत सीरियस इशू है। सीरियस ये जंतर मंतर में जो हुआ आखिर में तो बार्गेनिंग ही हुआ। सरकार को तो मानना पड़ा मिनिस्टर का रेजिग्नेशन दे करके, और बाकी सारे जो है और इसमें
लोग और भूल मैं जाते हैं। उदय जी एक चीज और जोड़ना चाहूंगी। आपकी बात में मुझे इसलिए भी दम लग रहा है क्योंकि अभिजीत दीपके ने बुधवार को उन्होंने अपनी 2 दिन की मीटिंग रखी है। उसमें उन्होंने पहले दिन मीडिया से क्या बोला है कि हमारी पार्टी जो है राजनीति में नहीं जाएगी, लेकिन वो प्रेशर टैक्टिक्स अपनाएंगे। तो ये तो बहुत गंभीर बात हो गई ना। आप जो बात कह रहे हैं वही बात हो गई। वही बात बिल्कुल। एक आतंकवादी भी कह रहा है। जी, एक आतंकवादी भी कह अभिषेक रहे हैं, एक अभिषेक स्टूडेंट बनर्जी। लीडर भी कह रहे हैं। हम्म। तो कहीं ना कहीं जाके दो बिंदु एक जगह पे मिल रहे हैं मैडम। एग्जैक्टली। अभी मैं अभिषेक बनर्जी पे आता हूं मैडम। जी। उनका जो याचिका थी जो उनको बाहर जाने दिया जाए आंख के इलाज के लिए, वो आज कलकत्ता हाई कोर्ट डिसमिस कर दिया। इसके पीछे वाला पॉडकास्ट में हम बताए थे, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी और उसमें हम बोल दिए थे सुप्रीम कोर्ट इसको मानेंगे नहीं। क्योंकि होता है आप सिंगल बेंच का ऑर्डर पे अगर आपको कुछ कहना है, आप डिवीजन बेंच पे जाइए और फिर सुप्रीम कोर्ट आइए। लेकिन इन्होंने डिवीजन ही तो सोचते हैं जो देश का कानून संविधान सब इनकी सत्ते के लेके बैठे हैं ये लोग। आज बड़े गजब चीज हुई। आज जब हमारे जज साहब ने जब इनसे पूछा, जो आप जो याचिका लगा रहे हैं बाहर जाने के, हम तो आपको बोले थे अब जाइए, यहाँ पे हम मेडिकल बोर्ड हम बना देते हैं, वहां पे अपना पूरा इन्वेस्टिगेशन कराइए, उनका रिपोर्ट लेके आइए। तो अभी जाइए, आज जाइए, कल हमारे पास रिपोर्ट हम ऑर्डर देते आ जाएगा, फिर हम हियरिंग करेंगे। फिर इनके जो है एक बहुत बड़ा, इनके पास तो छोटे मोटे एडवोकेट नहीं होते है ना, वो हम देख रहे थे ऑनलाइन वो जुड़ी हुई थी वो मोहतरमा। लोग है ना जो करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार थे कॉकरोचों को। तो वो जो है वो बोला नहीं, हमारा क्लाइंट तो इस स्कीम में जाएंगे नहीं। तो सीधा बोला जाएंगे नहीं कुछ टेस्ट के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो जज साहब बोले तब तब ऐसा करके तो हम ऑर्डर नहीं दे सकते, क्योंकि जिनके ऊपर 15 एफआईआर और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जिन्होंने 1.5 महीना 2 महीना पुलिस को सीआईडी को घुमाया अपना वॉइस सैंपल देने के लिए, उसके लिए तो हम ऐसे परमिशन अलाउ नहीं करेंगे। तो उनके नामजदा एडवोकेट बोला ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन वो जाएंगे नहीं। अब मैडम खुद सामने जाके उनका वकील बोल रहा है वो जाएंगे नहीं, तो इसके में तो हमारा हमें जो है जरूर इसके लेकर के हमने सोच रहे थे। देखिए मैडम, ये वॉइस सैंपल क्यों नहीं देना चाहते थे? क्योंकि इनका वॉइस सैंपल सेंट्रल डिजिटल इसमें अगर मैच हो जाते हैं और किसी के साथ और कहीं इन्वेस्टिगेशन में, तब तो इनके लिए बड़ी मुश्किल होगी। वही चीज जो है अभी एक जाएंगे एसएसकेएम या मेडिकल बोर्ड के सामने, तो मेडिकल बोर्ड पूछेंगे आपको जो 10 साल जो आपने बाहर इलाज कराया तो उसको क्या क्या किया इलाज। कोई भी डॉक्टर पूछता है जिसका पहले आपका जो तकलीफ था कहाँ कहाँ पे इलाज कीजिए कराया या सर्जरी कराया है, या कौन सा मेडिसिन आप अभी ले रहे हो। तो ये तो हिस्ट्री तो पूछा जाता है। तो वो तो हिस्ट्री ये बताने वाला नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री तो और कुछ है। आप समझ रहे हैं बात को? तो इसीलिए इनका एडवोकेट बोल दे नहीं नहीं तब कोई बात नहीं है हमारा, लेकिन हमारा ये, क्योंकि कभी नहीं चाहते कि हाई कोर्ट ऐसा रूल जारी कर दे जो इनको जाना ही पड़ेगा, जैसा वॉइस सैंपल केस में जो किया। तो मजबूरी में जाना पड़ा ना, वॉइस सैंपल देना पड़ा मैजिस्ट्रेट के सामने, हाई कोर्ट के रूल। तो ये हाई कोर्ट के रूल इसको, और दूसरे सबसे बड़ा खतरा जो है हमारे लिए, शुभेंदु, इसको तो शुभेंदु छोड़ेगा नहीं, मैं आपको बता देता हूं। एक दूसरे बात, इनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है।
संसद है, इसीलिए डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है। इनके लिए देश छोड़ के भागना बहुत आसान है, और ऐसे देश में ये भागेंगे जिनके साथ कोई एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है। तो इसीलिए तो इनको तो मुश्किल है अभी जाना। लेकिन ये एक्चुअली इतना शातिर दिमाग का लड़का है, ये इंसान जो है पूरा क्रिमिनल माइंड के है। ये देखिएगा कुछ दिन के बाद और कुछ दांव पेच करेंगे, शुरू कर देंगे, आप क्योंकि सही इनके कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से इनके वकील कहेंगे, ये बिल्कुल वही करेंगे, और इनके सलाहकार भी वैसे ही हैं। आपने, उदय सर, मेरे लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को आपने तमाम विषयों पे विस्तार से जानकारी दी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद मैडम।